अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद में सिंध टीवी न्यूज़ प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु हाज़िर आहियां आता राजड़। नए असां पंहिंजो अॼु हिन प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं 11 मई ते जेको एहतिजाज थी रहियो आहे सॼे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान अवामी तहरीक पारां ऐं उनखे सपोर्ट करे रही आहे मुस्लिम लीग काफ ऐं ॿियूं मुख़्तलिफ़ नंढियूं वॾियूं जमातूं। उन हवाले सां ॻाल्हाईंदासीं। उन सां गॾोगॾु कुझु तजिया निगाह जेके असांजे मुल्क जा आहिनि उहे इहो चई रहिया आहिनि त हिन वक़्तु मुल्क में जमहूरियत खे ख़तरो आहे, जमहूरियत नाकाम थी चुकी आहे। छा इहे ॻाल्हियूं जेके थियनि पियूं इन्हनि ॻाल्हियुनि में परदे पिया की ॿियूं क़ुवतूं मुलविस आहिनि ऐं उहे सपोर्ट करे रहियूं आहिनि इन्हनि धुरियुनि खे जमहूरियत जे ख़िलाफ़। जेका हिकिड़ी जमहूरी हुकूमत 5 साल पूरा करे वई, ॿी जमहूरी हुकूमत आई, हिकिड़ी इक़्तिदार जी पुरअमन मुंतक़िली थी, उन खां पोइ हाणे हिन वक़्तु जेका मौजूदा सूरत हाल आहे त असांखे जॉइन कयो आहे स्टूडियोज़ में इस्लामाबाद जे सीनियर सहाफ़ी जनाब एजाज़ अहमद साहब ऐं उन सां गॾु हिकिड़ा ॿिया सीनियर सहाफ़ी मौजूदु आहिनि असां वटि जनाब ख़ालिद जमील साहब। आप दोनों को वेलकम कहता हूँ मैं। सबसे पहले एजाज आपसे शुरू करूँगा। 11 मई को 1 साल मुकम्मिल हो रहा है जो इंतखाबात हुए मुल्क में और उसी दिन पे एहतजाज की काल भी है। तो जो ये एहतजाज की काल दी गई है इसको कितना आप समझते हैं कि ये जायज़ है, क्या जवाब है उसका, उसके पीछे जो भी वो जवाब पेश कर रहे हैं आप समझते हैं कि इस मौके पर ये एहतजाज होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक इलेक्शन में धांधली का सवाल है तो तमाम सियासी जमातों का ये हक है कि वो ये समझें कि धांधली हुई है। और मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस भी इलेक्शन के हवाले से ज़्यादा वक्त मैंने जाके पोलिंग पर और पोलिंग से पहले जुनूबी पंजाब में लगाया तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने खुद भी देखी। धांधली का एक असर ज़रूर मौजूद है, धांधली हुई भी है, उसका स्केल कितना है वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। मेरी एक राय हो सकती है, खालिद जमील की दूसरी हो सकती है, आपकी तीसरी हो सकती है। लेकिन हमने माजी में भी देखा है कि जब भी इलेक्शन में धांधली हुई तो जो पॉलिटिकल पार्टी धांधली की शिकायत करती थी वो इंतखाबी नताज को कबूल करती थी और ये कहती थी कि हम ये चाहते हैं कि सिस्टम चले। अब पाकिस्तान में इलेक्शन को 1 साल गुजर गया, इंतखाबी नताज आपने कबूल कर लिए, आपने ये कहा कि हमने इंतखाबी नताज कबूल कर लिए, जमहूरियत चलती रहनी चाहिए, लेकिन धांधली ज़रूर हुई है। ये एक मौक़िफ़ था इमरान खान का और उनकी पार्टी का, बहुत अच्छा मौक़िफ़ था ये। लेकिन अचानक देखिए, अचानक एक सिचुएशन नमूदार हुई, जियो टेलीविज़न के मामले से बात शुरू हुई। उससे पहले हुकूमत और फ़ौज के दरमियान ताल्लुकात की ख़राबी की खबरें आ रही थी, वाज़ेह सूरत हाल बहुत वाज़ेह भी थी, बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट भी हो रही थी। उस तमाम सिचुएशन में जब इमरान खान ने अपने ये नारा लगाया कि वो धरना देंगे तो उसके बाद अनसर्टेनिटी पैदा हुई। मैं ये समझता हूँ कि इस सिचुएशन में नुकसान इमरान खान का होगा, क्योंकि वो चाहते या ना चाहते वो क्लब हो गए हैं जियो की सिचुएशन के साथ और ISI में जो डिलेमा इस वक्त चल रहा है उसके साथ वो क्लब हो गए हैं। और चाहे उनका मौक़िफ़ जायज़ भी हो, लेकिन इस वक्त इस किस्म के एहतजाज की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी। पार्लिमानी निज़ाम को ख़तरात बढ़ गए हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पार्लिमानी निज़ाम को लपेटा जा रहा है, लेकिन उसको ख़तरात बढ़ गए हैं और उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे ख्याल में अब इमरान खान पर आयद होती है। सही। खालिद साहब, हमने माजी में देखा इलेक्शन होते थे, उसके बाद इलेक्शन पिटीशन जाती थी ट्रिब्यूनल्स में, हायर कोर्ट्स में। जनरल मुशर्रफ के दौर में जो MMA के पार्लियामेंटेरियंस थे उनकी डिग्रियाँ चैलेंज हुई, पूरे 5 साल गुजर गए, कोई डिसीजन नहीं हुआ। लेकिन इस 1 साल में हम देखते हैं कि ट्रिब्यूनल्स ने बहुत सारे डिसीजन किए, बहुत सारी सीटों पर ज़मीनी इंतखाबात भी हुए और जो महसूस हो रहा है कि मादी के निस्बत इस मरतबा ये अमल कुछ तेज़ है। उसके बावजूद जब एक आइनी और कानूनी जो फोरम्स हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, इस तरह की काल जिस तरह एजाज ने भी बात की, तो इसके पीछे मकासद कोई और नहीं है? देखिए, एजाज़ का ये कहना कि पार्लिमानी निज़ाम को ख़तरा नज़र आता है, उनकी जो उसका पस मंज़र था, जो दलाइल थे उनमें वज़न मौजूद है और मैं उनसे इत्तफ़ाक़ भी करता हूँ इनसे काफ़ी हद तक। अब जो आपका क्वेश्चन है इसके 2 ज़ाविये हैं। एक, मेरी नज़र के अंदर मैं हमेशा बात को पॉजिटिव पहलू के साथ देखता हूँ कि ये एक जमहूरियत का हुस्न है कि इस वक्त मुल्क के अंदर मुसलसल पिछले साल भी पिछली हुकूमतें ही 5 साल पूरे किए, उससे पहले परवेज़ मुशर्रफ के दौर के अंदर जो शौकत अजीज़ साहब या जमाली साहब और शुजात साहब की हुकूमत थी, पार्लियामेंट ने 5 साल पूरे किए थे। और ये अब जो सिस्टम आया तो इससे भी तवक्को यही है कि इसको पूरे 5 साल मिलने चाहिए और होना भी चाहिए ऐसा, ताकि आपके अंदर मुल्क के अंदर जो जमहूरियत का सफ़र है वो ज़्यादा मुस्तहकम और पायदार तरीके से आगे बढ़े। नंबर 1। नंबर 2 ये है
ये जमहूरियत का ही हुस्न है कि एक तरफ जो है कि पीटीआई पार्लियामेंट के अंदर भी है, हुकूमत के अंदर भी है, केपी में उनकी अपनी हुकूमत है, अपोजिशन का रोल भी प्ले कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हुकूमत उनको स्पेस भी दे रही है, अलाउ भी कर रही है कि आप इस्लामाबाद के अंदर आएँ, असला ना लेकर आएँ, कोई आतिशगीर मादा ना लेकर आएँ, बच्चों को ना लेकर आएँ, लेकिन हम जगह दे रहे हैं आपको। पार्लियामेंट के अंदर आज बातचीत होती है, वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर ये भी कहते हैं अच्छा आपको 4 हलकों पर एतराज़ है, हम फैक्ट फाइंडिंग कमीशन भी बना सकते हैं, उसके बाद भी आप मुतमिन नहीं हो सकते तो ठीक है, फिर और जो फोरम है उस पर भी चले जाते हैं, मिलके जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये एक वो सियासी निज़ाम और जो जमहूरियत है जिसके अंदर स्पेस होती है आपको बोलने की, एहतजाज करने की, आवाज़ उठाने की, तो वो एक पहलू मौजूद है। अब इस निज़ाम को ख़तरात के हवाले से जिनका जिक्र एजाज ने किया, यकीनन जब इस किस्म की सूरत हाल होती है तो उसके अंदर देखें कि जब आप एक जमहूरी निज़ाम के अंदर, सियासी निज़ाम के अंदर चल रहे होते हैं तो बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारी सियासी जमातें, बहुत सारे इदारे अपने अपने मफादात के पेश नज़र उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। बुनियादी चीज़ यह है कि अगर आप एक जमहूरी और आइनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप किसी ऐसी गैर जमहूरी कुव्वत का आलाकार नहीं बन रहे जो आपके इस एहतजाज की बुनियाद के ऊपर कोई इंतशार पैदा करे और उस इंतशार की बुनियाद के ऊपर कुछ ज़्यादा बड़ा आइनी बुहरान या सियासी बुहरान क्रिएट करके इस सारे सियासी निज़ाम की बसात लपेट दी जाए, जिसका इजहार जो है साद रफीक पार्लियामेंट के अंदर भी कर रहे थे कि अगर यही तरीका चलता रहा और अगर सियासी निज़ाम को नुकसान पहुंचा तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है सियासी क़यादत के ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर, या जमात इस्लामी उनको सपोर्ट कर रही है, या इवन ताहिरुल कादरी साहब का इतना स्टेक नहीं है इस सारे मामले के अंदर। वो पहले भी आ गए धरना दे के और फिर एक डील करके चले गए थे। इलेक्शन का वो बाइकाट करते हैं और इलेक्शन के बाद आके यहाँ एक तमाशागिरी करते हैं वो। लेकिन इमरान खान साहब को ये जरूर सोचना चाहिए, काफ है, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, इन सब का स्टेक है, ये पार्लियामेंट के अंदर है, हुकूमतों में रहे हैं और हुकूमतों में अभी भी है, मतलब कि इसके अंदर आप देखा जाए जमात इस्लामी हुकूमत का हिस्सा है केपी में जो है। तो ये इनको ये देखना होगा कि इनके अगर जो सियासी, जमहूरी, कानूनी या आइनी हक है उसकी आड़ के अंदर जो मुल्क के अंदर सियासी निज़ाम है या जो जमहूरी निज़ाम है उसके ऊपर कोई ऐसी ज़रब नहीं लगनी चाहिए जिसके नतीजे में कल जो है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं कि फिर 2, 4, 6 महीने या 8 महीने बाद जो है मिलकर फिर एक तहरीक चलाने की कोशिश कर रही हों कि अच्छा ये हम आमरीत के खिलाफ तहरीक चलाने। मेरा ख्याल है इसके ऊपर जो है कि तमाम सियासी जमातों को बड़ा जिम्मेदाराना किरदार अदा करना पड़ेगा और तमाम उन लोगों को भी जो सारे जिसमें मीडिया, सिविल सोसाइटी है, कि उनको भी अपनी कान और आंखें खोल के रखना होगा कि जो सियासी आज़ादी की हम बात करते हैं या मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं वो अपनी एक लिमिट क्रॉस कर जाए अगर, तो फिर वो अपनी ही आज़ादियों के ऊपर ख़तरा बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि हमें उन लिमिट के अंदर जो है सियासी जमातों को जरूर रहना चाहिए, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इधर ये नज़र आ रहा है कि एक तरफ हुकूमत के खिलाफ भी है ये एहतजाज, फिर अदलिया को भी निशाना बनाया जा रहा है जिसमें साबिक चीफ जस्टिस थे या पूरी अदलिया जो जिसने इलेक्शंस कराए लास्ट, और उसके साथ मीडिया का एक जो पोर्शन है वो भी इस एहतजाज के सामने है। तो एक इदारा बचता है, तासुर ये दिया जा रहा है कि वो उस इदारे के इशारे पे ही ये सब कुछ किया जा रहा है। तो ये जो तासुर है ये किस हद तक सही समझते हैं आप? देखिए, भी आपके पहले सवाल के जवाब में मैंने इशारतन ये बात भी की थी कि ये जो इस वक्त ऑन गोइंग सिचुएशन है, हुकूमत फ़ौज ताल्लुकात ख़राब हैं और वो ख़राबी की बहुत इंतहाई सतह पर पहुँचे हुए दिखाई देते हैं। उस दरमियान में DGI वाला वाक़या हो गया, हमीद मीर पर फायरिंग का वाक़या, इस तमाम सूरत हाल में इमरान खान ने धरने का ऐलान किया और इसका जो ख़तरनाक तरीन पहलू है वो उसमें ताहिरुल कादरी की शमूलियत है। देखिए, इमरान खान का स्टेक है पार्लियामेंट में, मुस्लिम लीग नून का है, मुस्लिम लीग काफ का है, फॉर दैट मैटर APML का भी है, हालांकि इस वक्त उसकी कोई नशिस्त नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने इलेक्शन में ज़रूर हिस्सा लेना होता है। MQM का भी स्टेक है, एक MNA एक MP है, APML का भी जमात के एक चित्राल से MNA भी है। हाँ, MNA उनका है, MP उनका खत्म हो गया, उसकी जगह वो बहाल हो गया वो, लेकिन उनका बहरहाल स्टेक मौजूद है। अपार्ट फ्रॉम के उनकी कितनी स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट के अंदर। ताहिरुल कादरी साहब का कोई स्टेक नहीं है। ताहिरुल कादरी साहब कनाडा के शहरी हैं, पाकिस्तान के भी शहरी हैं, कनाडा के भी शहरी हैं। उनको जब कहीं से कोई एक इशारा मिलता है वो सरगर्म हो जाते हैं। पिछली मरतबा भी अगर आपको याद होगा तो ये बातें की जा रही थी कि शायद वो ऐवान सदर पर कब्जा करना चाहते हैं। इस मरतबा भी उन्होंने खुद ऐलान भी किया है। और आप देखिए, इसका ख़तरनाक पहलू यही है ना कि 2 रोज़ कबल उन्होंने मुबशिर लुकमान के प्रोग्राम में ये कहा है कि मैं खुद जल्द पाकिस्तान आऊँगा और इन सब को पकड़ के निकालूंगा और जेलों में डालूंगा, और जो जिनके स्विस बैंकों में पैसे हैं उनको भी पकड़ के स्विस बैंकों से पैसे निकलवाऊंगा। आप कौन होते हैं ये सारे काम करने वाले? तो उसी की वजह से ये दिखाई देता है।
और इसका एक पहलू दूसरा ये भी है कि खुद मियाँ बरदरान को भी लगता है कि शायद हुकूमत से जाने की जल्दी है उनकी। हुकूमत के बाद ऐसे इकदाम, मसलन कल डॉक्टर मोहित पीरजादा ने, जो पाकिस्तान के टॉप एंकर्स में से एक हैं, उन्होंने भी ये कंप्लेंट की है कि प्राइम मिनिस्टर नाराज़ हो गए हैं, तो उनके फ़ोन टेप होना शुरू हो गए हैं पिछले 2 माह से। अगर इस किस्म की हुकूमतें करें, इस किस्म की हरकतें, तो फिर निज़ाम को ख़तरा तो ज़रूर बढ़ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी को कोई धांधली की शिकायत है तो वो जाकर सड़कों पर इस तरह से बैठ कर निज़ाम को मज़ीद लपेटने की तरफ ले जाना शुरू कर दे। अब देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान की अपनी हुकूमत है, अगर धांधली हुई है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी धांधली हुई होगी, वहाँ के हलकों को भी आप क्यों नहीं चेक कराते? पंजाब में आप धांधली की शिकायत करते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर भी आपने इंतखाबात में हिस्सा लिया, और इलेक्शन से पहले ये नज़र भी आ रहा था कि मुस्लिम लीग नंबर 1 जमात होगी पंजाब में और पीटीआई नंबर 2 जमात होगी। नतायज उसी तजरिए के मुताबिक हैं। अब इमरान खान अपने तौर पर चूंकि वज़ीर-ए-आज़म खुद को समझ रहे थे मुस्तकबिल का वज़ीर-ए-आज़म, अब उनसे ये बात, मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उनसे ये हज़म नहीं हो पा रही है, और इस सिचुएशन में उनको, जो उनके बाद साथी हैं, उन्होंने ये मशवरा दिया कि सिचुएशन से फ़ायदा उठाएं तो शायद उनके हाथ कुछ आ जाए। लेकिन ये बहुत मेरी ज़ाती सोची समझी राय है कि अगर जमहूरियत को कोई ख़तरा होता है तो ख़ास तौर पर इमरान खान के हाथ कुछ नहीं आने वाला। किसी और को तो शायद कुछ मिल जाए, इमरान खान को कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जो अदारे इनकी सपोर्ट करते हैं उनकी जानिब से ये भी इंडिकेशन है कि वो उन पर एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये एक दिन एक वादा करते हैं, अगले दिन उससे मुकर जाते हैं और फिर नई बात की तरफ चल पड़ते हैं और एक नया नारा लगाते हैं। तो ये इस वक्त इमरान खान की ये ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर अब निज़ाम इस वक्त लपेटा जाता है तो उसकी 100% जिम्मेदारी जो पार्लिमानी स्टेक होल्डर्स हैं उनमें इमरान खान पर सबसे ज़्यादा आयद होगी। इसमें एक चीज़ अता मैं कहूँगा, जो आपका क्वेश्चन जो रेज़ कर रहे हैं ना, अब ये मतलब हर शहरी के जहन के अंदर या हर वो जो सियासी बसीरत रखने वाला शख्स है वो ये सवाल उठाता है कि ये अचानक ऐसा क्यों हुआ। मैं ये समझता हूँ कि इसके अंदर आप ये ज़रूर देखें कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी सियासी क़यादत की ओर बड़ी जिम्मेदारी आयद होगी। अगर आप माजी उठा कर देखें तो नए तौर पर ये 2-3 जमातें ये वो हैं जो तहरीक चला के और सड़कों पर आ रही हैं, जिनको माजी में इस्तेमाल किया गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। जब भी हुकूमत को गिराना होता तो जलसे जुलूस, रैलियाँ, कभी ट्रेन मार्च, कभी जो है कि लॉन्ग मार्च, और कभी इस किस्म की हरकतें होती थी, तो इस्तेमाल किया गया। तो माजी करीब में भी पीटीआई के हवाले से ये आम तासुर था जी कि अच्छा उनको जनरल पाशा की सपोर्ट हासिल है तो इसलिए बड़े बड़े जलसे और उनकी तकरीरें भी बड़ी रब्त मरबूत और बड़ी मुनज़्ज़म गुफ्तगू हो गई थी, लेकिन फिर उनकी उसी तरह की जो गुफ्तगू थी बड़ी बेरब्त सी हो गई थी। तो इसलिए ये क्वेश्चन रेज हो रहा है। और इस वक्त यकीनन आपकी तमाम एक साइड के ऊपर मौक़िफ़ बेशक हो कि इस वक्त जी हमें ये धांधली हुई है, हमारी पिटीशंस के ऊपर नहीं सुना जा रहा। केपी के अंदर पीटीआई के जहाँ पे उम्मीदवार थे वहाँ पे रीपोलिंग भी हुई, वो हार भी गए, उमर अयूब जीत कर भी आ गए। लेकिन पंजाब के अंदर हम कह रहे हैं जी इन 4 हलकों के अंदर गिनती करें, अगर असरात ऐसे हैं तो आप रीपोलिंग करवाएं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, हमारी पेश नहीं लग रही। वदन हो सकते हैं इन गुफ्तगू के अंदर, लेकिन इसके अंदर जिम्मेदारी जो है कि अगर हमें बीइंग पॉलिटिशियंस वो एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं फिर ये कहूँगा कि उनको ये देखना होगा कि उनकी इस सारी सूरत हाल से फ़ायदा कोई और तो नहीं उठाने जा रहा, या किसी और की उनको अगर पीछे से थपकी भी है कि जनाब इस सूरत हाल के अंदर कि जहाँ पे इदारों के अंदर नो डाउट के आपकी इस वक्त जो स्टेट के जो इदारे हैं, जो हुकूमती इदारे हैं, उनका आपस के अंदर जो एतमाद है वो उस लेवल का नहीं जो होना चाहिए था। अगर इजाज़त दें मैं कहूँगा कि अदम एतमाद की सूरत हाल मौजूद है इस वक्त कौमी इदारों के अंदर, जो मुल्क की सलामती के लिए, जो मुल्क की तरक्की के लिए, जो मुल्क की खुशहाली के लिए मैं समझता हूँ कि बड़ा, हाँ, उसी वजह से आपके ज़हन के जो सवाल पैदा हो रहा है, उसी वजह से जो इजाज़ जो कह रहे हैं कि हाँ जी खतरात नज़र आ रहे हैं हमें, मतलब मैं भी कहता हूँ कि जी कि अगर आपको अगर जमहूरी आइनी हक है और उसको अगर आप एक मुताद तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपने इसको बेढंगे तरीके से इस्तेमाल किया और आपने कोशिश की कि अच्छा इसके नतीजे के अंदर इस सिस्टम को और इस सारे निज़ाम को लपेट दिया जाए और कोई एक नया किसी मुहिम जो को मौका दिया जाए, तो फिर यकीनन जो है कि आवाम जो है कि इस किस्म की जमातों को वो जो है बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरा, कुछ ऐसे हल्के जो मुल्क के अंदर इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, जहाँ पे इन्होंने तज़किरा किया कि जो हमारे जो ISI और जियो का मामला हुआ था, उसके बाद जो है कि पब्लिक के अंदर से भी मीडिया के अंदर भी, सियासी जमातों के अंदर भी डिबेट शुरू हुई, तो इस सूरत हाल से भी फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। अगेन इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि
सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो थी वो हुकूमत पर आयद होती होती। सही। अगर मेरा और आपका कोई झगड़ा है, मैं आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाता हूँ, आप यकीनन आपको गुस्सा आएगा और आप गुस्से के अंदर रिएक्ट भी करेंगे। लेकिन अगर इजाज़ जो है कि वो एक बड़े मनसब पर बैठे हैं और यहाँ पे सरबराह हैं, तो इनको इनकी जिम्मेदारी आयद होती है कि फौरी तौर पे ऊपर इंटरवेंशन करते हैं और वो देखते हैं कि जनाब घर के अंदर ये मामला पैदा हो रहा है जो आगे बढ़कर जो है कि वो आज़ादी इजहार के ऊपर भी खतरा बन सकता है, वो मीडिया के साथ साथ जो है वो रियासती इदारों के ऊपर खतरा बन सकता है, वो सियासी निज़ाम के ऊपर खतरा बन सकता है, वो आपकी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर सकता है। तो आपको अगर आपने एक दिन बाद या 2 दिन बाद अदालती कमीशन बनाया तो हुकूमत ने क्यों नहीं पहले ही दिन कमीशन बना के और दोनों फ्री कैन को कहते, गवर्नमेंट थी दोनों फ्री कैन कह सकती है, इसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, आपके पास जो सबूत हैं आप इधर लेकर आए सही। और हम फिक्स करेंगे अगर उसके अंदर 1 2 3 4 जो भी अगर सरकारी एहलकार हैं या एजेंसी के एहलकार हैं या मिलिट्री के एहलकार हैं या उसके अंदर इवन प्राइवेट कोई नॉन स्टेक एक्टर्स भी हैं, सारे शवायद लाएं, कमीशन बनता है, रिपोर्ट लाता है और फिर उसके ऊपर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके अंदर हुकूमत ने जो घर का सरबराह होते हुए फौरी इंटरवेंशन करनी थी उसमें ताखीर कर दी, जिसकी वजह से ये मामला बिगड़ते गए और फिर लोगों के हाथ में वो डुगडगी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत तमाशे बहुत होते हैं, तो वह बदकिस्मती के साथ मुल्क के अंदर जो इंतहाई संजीदा मामला थे उनको एक तमाशागर बना दिया गया। फिर टाइम है एक ब्रेक का। नारी असां गॾु रहिजो चुरा नंढी साई खां पोइ। नारिन प्रोग्राम में बेहद भलीकार एजाज साहब, एक मुख्तलिफ जो हमारे कालमिस्ट हैं, तजज़िया निगार हैं, वो बात अब कर रहे हैं कि जमहूरियत नाकाम हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमने देखा था कि एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5-10 दफ़ा डेडलाइंस दी गई कि आज हुकूमत जा रही है, कल जा रही है। इस हुकूमत को 1 साल अभी मुकम्मल होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही अब फिर डेडलाइंस देने का एक सिलसिला चल निकला है। तो जमहूरियत को आप समझते हैं कोई नाकाम हो गई है मुल्क में, यही जमहूरियत आस्ता आस्ता आगे बढ़ रही है, इदारे मजबूत हो रहे हैं और नई रिवायात जन्म ले रही हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए, मेरा ये ख्याल है कि जो दोस्त हमारे या जो दानिश्वर या जो तजियाकार ये कहते हैं कि जमहूरियत नाकाम हो गई, वो जमहूरियत के दोस्त नहीं है। आप तस्वुर कर सकते थे कि ये जो वाक़या हुआ DGISI का, अगर ये आज से 10 साल पहले होता तो हुकूमत 24 घंटे भी सर्वाइव करती? ये तस्वुर नहीं किया जा सकता था। ये जमहूरियत के इस की कामयाबी ही का नतीजा है कि इतने बड़े बड़े इश्यूज आ रहे हैं और जो अनासिर हालात को ख़राब करना चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम की बिसात लपेटना चाहते हैं, उनकी भी ज़रूरत नहीं हो रही कि वो फौरी तौर पर कदम आगे बढ़ाएं। तो ये जमहूरियत की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि शख्सियात नाकाम हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब जब हुकूमत में आए थे तो बहुत सारी तवक्कुआत थी उनसे, बहुत ही भारी मैंडेट था उनके पास हस्ब मामूल, क्योंकि जब भी वो इक़्तिदार में आए उनके पास मैंडेट हमेशा भारी रहा और वो बदकिस्मती से अपने भारी मैंडेट के नीचे ही दबे। तो इतना भारी मैंडेट, हमारे अपने रवैये चूँकि जमहूरी नहीं है, तो इस कदर भारी मैंडेट जब उसमें मिल जाता है तो फिर हम ये सोचते हैं कि इसका फ़ायदा अपनी ज़ात के लिए कैसे उठाएं। वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, नून लीग की हो या वो किसी और की भी हो, तो ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ ये ज़रूर कहा जा सकता है कि जो तवक्कुआत थी मियाँ नवाज शरीफ से और उनकी हुकूमत से, वो पूरी नहीं हुई हैं। जिस तरह से तालिबान के साथ मुज़ाकरात को हर कीमत पर आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है और दीगर तमाम जो मुल्की मफादात हैं और जो दीगर सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनकी राय को बिल्कुल अहमियत नहीं दी जा रही। हम हर कीमत पर तालिबान की बात मानना चाह रहे हैं, उससे फ़ौज में लाजमी तौर पर एक बेचैनी पैदा होती है। जिस तरह का बिहेवियर इख्तियार किया जा रहा है, इवन फौजी क़यादत के साथ भी, अभी 30 अप्रैल को जो थी आपने देखा कि यौम शुहदा, उसमें हुकूमती टीम और फौजी क़यादत के दरमियान जो तफावत नज़र आ रहा था वो बहुत वादे था। और फिर बहुत सारे लोगों ने उसमें प्राइम मिनिस्टर की कमी भी महसूस की कि इन हालात में वज़ीर आज़म को वहाँ होना चाहिए था। अभी खालिद जमील ने तज़किरा किया कि जो DGISI वाला एपिसोड हुआ उसमें हुकूमत को ने टाइमली इंटरवीन नहीं किया। खुद वफाकी वज़रा की बड़ी तादाद ऐसी है जो 3-3 महीनों से प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहती है और वो नहीं कर पा रहे। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जमहूरियत नाकाम नहीं हुई है, अदारे भी नाकाम नहीं हुए हैं, पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, शख्सियात नाकाम हो सकती हैं।
और मैं नहीं समझता कि शख्सियात भी अभी इस हद तक नाकाम हुई हैं। ये इसी जमहूरियत में हो सकता है कि सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी के कायद को प्राइम मिनिस्टर दोपहर के खाने पर बुलाए और उससे मुशावरत करे कि मामला को आगे कैसे ले जाना है। ये इसी जमहूरियत में हो सकता है कि एक जमात धरना दे रही है और हुकूमत को ये पता है कि ये धरना उसके खिलाफ है, उसके खात्मे के लिए है, वो उसको जगह भी फराहम कर रही है, रूट भी बना कर दे रही है और मुश्तरका तौर पर तजावीज़ भी तैयार कर रही है। और फिर प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि आप धरना दे लें, उसके बाद वज़ीर आज़म हाउस आए और आप मिल बैठ कर ये काम आगे बढ़ाते हैं। ये इसी जमहूरियत में हो सकता है कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से जो सबसे बड़ा मुखालिफ है वज़ीर आज़म उसके घर चला जाए। तो रवैये अभी तक बेशक दुरुस्त नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, लोग सीख रहे हैं और अदारे अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि जमहूरियत नाकाम हुई। हाँ ठीक है, जो मौजूदा हुकूमत है या कोई और हुकूमत हो वो नाकाम हो सकती है, उस हुकूमत को ख़तरा हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो भी अगर खुदा न खास्ता अगर कोई जमहूरियत की बिसात अभी लिपटती है या कोई पार्लिमानी निज़ाम किसी उसका शिकार हो जाता है एडवेंचर का, तो ये पार्लिमानी निज़ाम साल नहीं 2 साल के बाद फिर कायम करना पड़ेगा। तो यही जमहूरियत की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। अगर इसको अता एक दो जुमले में अगर समेटे ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि जो एजाज कह रहे हैं कि जमहूरियत नाकाम नहीं हुई। हाँ, हुकूमत अपनी बुरी तर्ज हुक्मरानी की वजह से अपनी साख या हुकूमत की साख या हुकूमत की नाकामी का तासुर पैदा करने में कामयाब हो गई है। नहीं, लेकिन खालिद, हालांकि मियाँ नवाज शरीफ को कहा जाता है कि जनरल ज़िया की पैदावार हैं, उनके दौर में ये सियासत में आए, पंजाब से उन्होंने शुरू किया, लेकिन फिर जब ये वज़ीर-ए-आज़म बने हैं पहली बार, उस वक्त से लेकर 99 तक जनरल मुशर्रफ तक जो भी उनके सफ़े सालार थे उनके साथ उनके तल्लुकात हमेशा ख़राब रहे और इस वक्त भी यही तासुर दिया जा रहा है। आप समझते हैं कि मियाँ साहब ने माजी में जो कुछ किया उससे उन्होंने कुछ नहीं सीखा और इस वक्त वाकई इस तरह की कोई सूरत-हाल फिर पैदा हो चुकी है? देखिए, जो इंतखाबी मुहिम के आखिरी जो 3-4 जलसे थे ना नवाज शरीफ साहब के, उसमें ये लगता था कि मियाँ साहब जो सऊदी अरब में रह कर आए हैं तो उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है। मतलब उसमें उन्होंने बड़ा ओपनली कहा था कि परवेज़ मुशर्रफ के साथ उनका ज़ाती कोई मसला नहीं है, वो इंतकाम नहीं लेंगे, वो अपनी ज़ात के हवाले से उन्होंने जो कुछ किया वो माफ़ करते हैं, लेकिन आइन के साथ उन्होंने मुल्क के साथ जो कुछ किया वो मुल्क का आइन और कानून या अदालतें जो हैं वो जाने और वो जाने। उन्होंने फिर अपने तमाम जो दरमियान के दोस्त ममालिक होते हैं या दोस्त इदारे होते हैं या जो लोग फ्रीक होते हैं उनको भी ये गारंटीज़ दी कि जी हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है, लेना देना अदालत जाने और वो जाने। लेकिन बदकिस्मती के साथ वो अपनी इस कमिटमेंट के ऊपर कायम नहीं रह सके। उनके बारे में जो ये तासुर है कि वो हमेशा ख़ुद जो है कि झगड़ा या फसाद खड़ा कर देते हैं, इस मामले के अंदर भी मैं समझता हूँ कि उन्होंने शायद बहुत जल्दबाजी की है कि अगर मामला जिस तरह से बढ़ रहे हैं, अगर आप अदालत के अंदर केस है, आपको कोई ज़रूरत नहीं थी इस किस्म का इंप्रेशन क्रिएट करने में या इस किस्म का प्लान बनाने में कि अगर मुशर्रफ अदालत में पेश होते हैं तो वहाँ से उनको पकड़ा जाएगा और उनकी जो सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उनको भेज दिया जाएगा और उनको एक बख्तरबंद गाड़ी में डाल के और आप फ़िलहाल रेस्ट हाउस पे इनको पहुँचा दें। और बेसिकली उनकी जो दिल की ख्वाहिश जो नज़र आती है, बज़ाहिर उनके करीबी हल्के भी कहते हैं, वो ये है जी कि उनके एक ही ख्वाहिश है बड़ी मासूम सी कि मुशर्रफ को हथकड़ी लगी हुई हो, वो भी किसी सलाख के पीछे या बख्तरबंद गाड़ी में, और जिस तरह उनकी एक तस्वीर और इमेज गया था दुनिया में, वो मुशर्रफ का चला जाए तो उनके दिल को तस्कीन मिल जाएगी इसमें। लेकिन जो दूसरा फरीक है वो कहता है कि देखें कि आप ठीक है जो उसने कानून के साथ किया, आइन के साथ किया, आप जाने और वो कानून जाने, लेकिन आप तज़हीक या तज़लील का पहलू मत लाएं। उसके नतीजे के अंदर ये होगा कि वो एक सिपाही सालार रहा है और फौज के अंदर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप लोगों को काबू करना। अगर एक कानून के तकाजे पूरे होते हैं, उसकी अपीयरेंस होती है, फर्द जुर्म आयद होगी, इन्होंने कहा हम चला जाए, उसके बाद सज़ा हो भी गई तो सज़ा नहीं होनी। इस अदालत ने सिर्फ उनको गिल्टी और नॉट गिल्टी डिक्लेयर करना है। आइन के तहत जो आर्टिकल 6 की सब आर्टिकल 3 है 6(3), उसके तहत पार्लियामेंट ने तय करना है कि जी अगर जनरल मुशर्रफ गिल्टी हैं, अदालत डिक्लेयर करती है तो फिर उनको सज़ा क्या देनी है। वो सज़ा ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन ऑर्डिनेंस भी हो सकता है, वो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन पार्लियामेंट का एक्ट भी हो सकता है जिसके ऊपर काम हुआ भी है और ये एश्योरेंस दी भी गई है। तो मेरा ख्याल है कि अगर सारी चीज़ें जो हैं कि इस तरह स्मूथली जा रही थी तो उनको उन जज्बाती कुछ मुशीरों के और अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए था। मुल्क ये मुतहम्मिल नहीं है इस किस्म के हालात का कि आप जंग मुल्क के अंदर ही जंग शुरू कर दें। आप एक महाज के ऊपर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप एक महाज के ऊपर गुर्बत के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, आप एक महाज के ऊपर तालीम और सेहत की जो सहूलतों का फुकदान है उस पर लड़ रहे हैं, आप एक तरफ WHO के साथ जंग लड़ रहे हैं कि आपकी सफरी पाबंदियाँ लग रही हैं। तो आप कितने
महाज खोलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपने कौमी इदारों के ऊपर, और एजाज जो है डिफेंस को कवर भी करते हैं, हम भी जाते हैं, पिछले 6 सालों से आप तसलसल के साथ देखें, जनरल कियानी ने असगर खान केस के बाद, जनरल कियानी ने जो है कि लास्ट ईयर जो यौम शुहदा की तकरीब थी, जब इलेक्शन कैंपेन बिल्कुल अरूज के ऊपर थी और हुकूमत के क़याम आने वाला था और उस वक्त भी आर्टिकल 6 की बातें हो रही थी, तो उन्होंने हमेशा कहा कि माजी को भूलें, आगे को देखें, कि जुर्म व सज़ा और जमहूरियत आमरीत के असाब शिकन खेल को ख़त्म करें, आगे देखें। फिर उन्होंने 13 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ हुकूमत में थे और यौम एहतजाज मना रहे थे, तो उन्होंने फिर काकूल में खिताब करते हुए कहा कि इदारों के अंदर जो अदम एतमाद की सूरत हाल है, ये कौमी सलामती का तकाजा है, ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आप ये सारे इदारे मुल्क के हैं, इनके ऊपर एतबार करें, ये आपके हैं सारे। लेकिन उस चीज़ को अवॉइड किया गया, और यही मैसेज जो है कि अगेन इस 30 अप्रैल को नया आर्मी चीफ आता है, तो वो उसी तसलसल में कह रहा है कि हम जमहूरियत को, हम इस निज़ाम को सपोर्ट करते हैं, हम आइन की बालादस्ती भी यकीन रखते हैं, हम कानून की बालादस्ती भी यकीन रखते हैं, और जो आइन और पार्लियामेंट की इताअत कबूल नहीं करें, हम उनसे निपटना भी जानते हैं। ठीक है ना, मतलब तालिबान की बात हो या दहशतगर्दों की बात हो, उसी कह रहे हैं। जब आपको मुसलसल एक इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जिससे आपको सबसे ज्यादा खतरा है, जिसके बारे में सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात हैं आपके ज़हनों में, वो मुसलसल पिछले 5 साल की हुकूमत को कितने, मतलब इन्हीं प्रोग्रामों के अंदर हमारे दोस्तों ने कहा जी परसों जा रहे हैं, अगले 3 महीने 5 साल पूरे करके गए ना वो। उनकी वो सियासी बसीरत और दानिशमंदी थी, उन्होंने कहा कि मामलात को जो डूएबल है उनको करे, जो नॉट डूएबल है उनको मत छेड़ें। इनको भी चाहिए था कि अपना इक्तिसादी एजेंडा जो लेकर आए थे उसके ऊपर फोकस करके आगे की तरफ बढ़ते, और उन मामलात को ऊपर जो है किसी और पर छोड़ देते, वो जानते और वो जानते। लेकिन इनको, मेरा ख्याल है कि शायद जो इन्होंने बात की कि ये अपने मैंडेट के नीचे खुद दब जाते हैं, तो उनको ज्यादा जल्दबाजी की नहीं। तो जो इंस्टीट्यूशन आपको सपोर्ट कर रहा है, आप उसकी सपोर्ट का फायदा उठाएं। जब आप उसी के साथ सींग अड़ा लेंगे, तो फिर जो है उसकी सपोर्ट जो है वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह बन जाएगी और आपको गिराने पे आएगा। खालिद की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। मैंने नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतें बतौर जर्नलिस्ट इस्लामाबाद ही में देखी हैं। मियाँ साहब का, और मैं एज ए डेमोक्रेट मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब का ये स्टैंड दुरुस्त है। उनका ये कहते हैं, उनका ये कहना है, वो एक और ये यकीन रखते हैं कि जो हक़ हुक्मरानी है वो सिविलियन का है, लेकिन पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें किस तरह से उस हक को यकीनी बनाना है, वो तुर्की वाला मॉडल लाना चाह रहे हैं ना, उसके लिए थोड़ा सा आपको जिस अक्ल और फहम की ज़रूरत होती है उसका मुदायरा मियाँ साहब ने नहीं किया। और बरसबील तज़किरा अभी जनरल कियानी का तज़किरा किया है खालिद जबील ने, तो 30 अप्रैल को अपनी रिटायरमेंट के तकरीबन 6-8-9 महीने के बाद पहली जो उनकी पब्लिक अपीयरेंस थी, उस अपीयरेंस के वक्त जो उनकी आउटलुक थी, मैं पता नहीं क्यों मैं ये महसूस करता हूँ कि वो बिला वजह नहीं थी। जिस हुलिये में वो पब्लिक के सामने आए, उससे मुझे वो जो खदशात हैं शेरवानी और जिना कैप के साथ, और दूर में जो उनका कद काट है, जो उनकी सेहत है, उस किस्म की अपीयरेंस से मजीद बढ़ते हैं। सही नहीं एजाज, जो बात अभी हम कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून का जो किरदार रहा है मादी में भी, जिसका भी आप भी तज़किरा कर रहे हैं, ठीक है, वो इदारों के साथ थोड़ा बहुत उनकी ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन ये जो 9-10 महीने इस हुकूमत के हुए हैं, मादी में जो हुकूमतें आई उनकी कारकर्दगी भी हम देखते हैं। ये हुकूमत आई है मईशत के हवाले से, जो तवानाई के मुख्तलिफ मनसूबे उस हवाले से, दहशतगर्दी जो है वो निस्बतन कम हुई है। तो काफ़ी सारे इकदाम इस हुकूमत ने किए हैं। डॉलर इतना ऊपर चला गया था, वापस आ गया, पेट्रोलियम प्राइसेस को आप देख लें, तो आप नहीं समझते कि कोई एक मुस्बत रुख में जा रही है ये हुकूमत, कोई अच्छी पॉलिसियाँ हैं इस हुकूमत की? देखिए, ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है, और बतौर जर्नलिस्ट पिछले 25 साल में हमने ये देखा भी है कि जो हुकूमतें, वो सियासी हों या गैर सियासी हों, वो जो इक़दामात अवाम की फलाह और बहबूद के नाम पर कर रही होती है, उसके पीछे एक और एजेंडा भी कहीं ना कहीं मौजूद होता है। डॉलर 96 पर वापस आ गया, बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन एक सवाल ये भी है कि वो 115 तक गया कैसे और गया क्यों? आलू की कीमत कम करने के लिए आपने कमेटी बना दी, लेकिन आलू की कीमत 60 रुपये पर गई क्यों? पेट्रोल की प्राइस इतनी ऊपर क्यों गई? ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग सवालात ऊपर क्यों गई, फिर वापस आई भी कि नहीं है? डॉलर तो वापस आ गया कि बाकी प्राइसेस वापस नहीं कि नहीं है? लोग ये सवालात उठाते हैं। आपने आते ही 500 अरब रुपए एक ख़ास तरीके से आपने दे दिए, ऑडिटर जनरल उस पर सवालात उठाते रह गए। इकनॉमिक एजेंडा ठीक है, इनका इकनॉमिक विजन भी ठीक होगा, इनके पास इकनॉमिक टीम भी ठीक है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस इकनॉमिक एजेंडे पर अमल दरामद में जो ज़ाती फ़ायदे उठाए जा रहे हैं, फॉर दैट मैटर मेट्रो के हवाले से जो कहानियाँ सामने आ रही हैं कि लाहौर में जब मेट्रो बनी तो एक अदर दामाद साहब ने 13 कंपनियाँ खड़ी कर दी,
रावलपिंडी में मरी रोड पर एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का मंसूबा बनाया गया था, जिसका बड़ी शदोमत के साथ 4 जगहों पर एक ही दिन में 4 जगहों पर शहबाज शरीफ साहब ने इफ्तिताह भी किया था। उस मंसूबे को अचानक शेल्फ में डाल दिया गया, कोई ऐलान नहीं किया गया उसके बारे में, और फिर रातों रात जिसको कहते हैं कि 2 बड़े बड़े फ्लाई ओवर्स खड़े कर दिए गए, जिसमें अरबों रुपए खर्च हुए और वो लोगों की जानों के लिए भी खतरा है। अब मेट्रो पर सदर से लेकर और जिना एवेन्यू तक, एक्सप्रेस चौक तक 23 से 27 किलोमीटर के इलाके में सिर्फ एक कंपनी की मोनोपोली जिस तरह से खड़ी की जा रही है। ये वो सवालात हैं, ये वो इक़दाम है जो खुद लोगों के दिलों में सवालात। टाइम है एक और ब्रेक का। नाज़रीन, हलूं था ब्रेक खां पोइ असां ॻाल्हाईंदासीं त जेके ॿियूं पार्टियूं आहिनि, तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान अवामी तहरीक, मुस्लिम लीग नून या हुकूमत में शामिल ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि, उहे त हिकिड़े पासे आहिनि, पर ॿियूं जेके पार्टियूं जेके मुख़ालिफ़ धुर जूं आहिनि, उन्हनि जो किरदारु हिन 11 मई वारो एहतजाज या उन खां पोइ वारी जेका सूरत हाल आहे उन में छा थो नज़र अचे, अचो था नंढड़ी साई खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन। खालिद साहब, आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM, ANP, JUI और जो दीगर जमातें, हालांकि JUI कभी हुकूमत की इताअती होती है, कभी फिर मुखालफत पे उतर आती है, लेकिन बाकी जो पार्टीज़ हैं उनका किरदार 11 मई वाले एहतजाज में और उसके बाद आगे चल के कैसा नज़र आता है? आप समझते हैं कि वो मुस्लिम लीग नून या फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जाएंगी, वो पार्टियाँ इनको मजबूत करेंगी, या वो एक बिल्कुल बीच में खड़ी हो जाएंगी और कोई उनका किरदार नहीं होगा इस पूरे मामले में? मेरा ये ख्याल है कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, ये जिनका नाम आपने लिया है, ये इनकी एक तारीख है और माजी के अंदर ये जिस किस्म की सियासत अब PTI या तारिक कादरी साहब की जमात कर रही है, ये करते रहे हैं, लेकिन इन्होंने फिर माजी से सीखा। नवाज शरीफ साहब ने पिछले दौरे हुकूमत में इस किस्म की सियासत नहीं की कि हुकूमत को गिराना है, घर भेज देना है, पार्लियामेंट को लपेट देना है, और यही वजह है कि वो तमाम तर मफरूज़ों के आसाराइयों और कोशिशों के बावजूद वो पार्लियामेंट या उस हुकूमत को नहीं ख़त्म किया जा सका और उसने अपने 5 साल पूरे किए। मेरा ख्याल है कि अभी भी ये जो जमातें हैं वो अब इतनी सियासी तौर के ऊपर इतनी मैच्योर हो गई हैं कि वो इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो ऐवान के अंदर या जो भी पुरअमन तरीके जो हैं वो फोरम यूज़ करेंगे, इशूज़ टू इशूज़ वो अपना प्रोटेस्ट भी करेंगे, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वो हुकूमत को टफ टाइम भी देंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वो हुकूमत के हाथ और पाँव जो है उसके मजबूत भी करेंगे। आज जैसे देखें ना, शाह महमूद कुरैशी ने खुद अपनी स्पीच में कहा नेशनल असेंबली में कि हमने तो बाद में बात की, सबसे पहले तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक, लेकिन पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने अभी भी कहा है कि जी कि हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे इलेक्शन में धांधली के, लेकिन हम निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने की किसी कोशिश की हिमायत नहीं करेंगे। सही बात है, ठीक है ना। अगर तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना कि ये वो जमातें हैं कि जिनकी जरा सियासी जो उम्र है वो थोड़ी निस्बतन कम है, ये वो नौजवान खून है एक किस्म का, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा खोलता है, ज़्यादा उबलता है और ज़्यादा इश्तियाल पैदा करता है। और मेरा ख्याल है कि वक्त के साथ साथ जो है कि ये चीज़ें जो हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इनको भी फिर अंदाज़ा हो जाएगा जब सियासत के तमाम। क्या MQM भी वही किरदार अदा करेगी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या अवामी नेशनल पार्टी? MQM जो है कि वो सूरत हाल को देखेगी कि ऊँट किस करवट बैठ रहा है, सही, और वो ऊँट के साथ होगी, मैदान के साथ नहीं। सही। एजाज, एक और बात भी हो रही है कि जो 1 साल की कारकर्दगी है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की, उसको उससे नज़र हटाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए ये सदाकतें और ओवरऑल KP की हुकूमत की कारकर्दगी कैसी नज़र आती है आपको? देखिए, वो KPK की जो हुकूमत है, बुनियादी उससे पहले एक जुमला मातरदा भी खालिद जमील सियासी जमातों की बालग नजरी की बात कर रहे हैं। सही। जमात इस्लामी का रोल बहुत डूबियस रहा है हमेशा। हम 88 से देखते हैं, जब भी हुकूमत को गिराने की बात होती है तो जमात इस्लामी कभी लॉन्ग मार्च करती है, कभी धरना देती है। जो 96 की बेनज़ीर हुकूमत थी, उससे पहले भी अगर आपको याद हो तो जमात इस्लामी ने एक धरना दिया। 88 की हुकूमत के हवाले से भी, फिर नवाज शरीफ की हुकूमत जब आई और वाजपेयी साहब लाहौर आए तो जो जमात इस्लामी का किरदार रहा, और फिर उसके बाद इन हर मौके पर हुकूमत की बिसात लपेटी गई है। अब भी मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी जो है वो इमरान खान को सामने रखकर और तारिक कादरी को सामने रखकर कोई ना कोई वार करना चाहती है।
अब आते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ। तो मैं नहीं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत PTI की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जहांगीर तरीन की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक ऐसे साहब की हुकूमत है जो मुख्तलिफ जमातों के साथ धोखाधही में मुलविस रहे हैं। परवेज़ खटक साहब का माजी का किरदार आपने भी देखा होगा, खालिद जमील ने भी देखा होगा। आफ्ताब शेरपा की पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा, फिर वहीं से डिफेक्ट करके पीपल्स पार्टी की हुकूमत में शामिल हुए। आसिफ जरदारी को आकर ये यकीन दिलाया कि वो नौजवानों की बड़ी तादाद को मुतहरिक कर सकते हैं, और फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का पुराना दफ्तर इन्होंने अपने दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया। अब भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में जिस तरह से ये खबरें सामने आ रही हैं कि जहांगीर तरीन की बेगम साहिबा की जो NGO है वो जितना फ़ायदा वहाँ उठा रही है, तो इसी वजह, यही एक बुनियादी वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में सबसे जो स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ग्रुप हुकूमत के सामने आया है वो खुद PTI के अंदर ये से आया शायद है। ANP हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं परवेज़ खटक साहब। ANP हुकूमत का भी हिस्सा रहे हैं, ANP का हिस्सा भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं, ANP का हिस्सा रहे हैं, और अब वो PTI में आए हैं। लेकिन PTI को जो सबसे ज़्यादा मुखालफत का सामना है वो खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों से है। 32 लोगों का उनका 32 लोगों में से 16 लोगों का ग्रुप बन गया था। इमरान खान को असेंबली तोड़ने की धमकी देना पड़ी। तो ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त लगती है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जो कारकर्दगी है, देखें वहाँ जेल टूटी, ठीक है, और आखिरी वाक़या जो गुड गवर्नेंस जिसकी ये सारी दुनिया में मिसालें दिया करते थे और पीपल्स पार्टी की और नवाज शरीफ की हुकूमत को जिस पर तनकीद का निशाना बनाते थे, डेरा इस्माइल खान वाला वाक़या 1 साल तक तो तकरीबन हो गया ना इनकी हुकूमत को। वो नाले की कंटेमिनेशन के खात्मे के लिए, हालांकि वहाँ से नुमाइंदगी भी इन्हीं के पास है, सूबाई हुकूमत में इनके पास अच्छी नुमाइंदगी है वहाँ से, डेरा इस्माइल खान डिवीज़न से, लेकिन वहाँ 13 लोग जो हैं मासूम लोग वो जानों से चले जाते हैं बच्ची को बचाने के लिए, और किसी हुकूमत ने कोई इंक्वायरी कमीशन अभी तक नहीं बिठाया। तो इसमें बड़ी हद तक ये सदाकत नज़र आती है। लेकिन इमरान खान का मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाली जो बात है, इमरान खान का नुक्ता नज़र वो नहीं है। इमरान खान का कोई शायद उनके बाद साथियों ने, जिनमें बाद मखदूमीन और गैर मखदूमीन शामिल हैं, मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये शायद ये बावर कराया होगा कि इस सिचुएशन में अगर वो इस तरह से एक्ट करें तो अगले वज़ीर-ए-आज़म वो हो सकते हैं। सही। आखिरी बात, टाइम भी ख़त्म हो रहा है खालिद। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है ओवरऑल, इसमें हम तो नाम नयाद कौमी मीडिया कहते हैं, उसका किरदार आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि वो लग तो ये रहा है कि वो जो भी ये हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज होने जा रहा है उसमें शायद वो सपोर्ट करेंगे उस एहतजाज को। तो कौमी मीडिया पे जो मुख्तलिफ टॉक शोज भी हो रहे हैं, जिस तरह की बातें हो रही हैं, लाल टोपी वाले का जिक्र भी है, उसमें कोई आ रहा है, तो उनका आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि मीडिया को अभी भी इस सारी सूरत हाल के अंदर जो रोल प्ले किया है उसके अंदर थोड़ा सा मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए था कि अगर किसी एक फरीक ने गलती की और उसके बाद दूसरे फरीक ने सख्त रिएक्शन का अमल किया, तो फिर मीडिया को इस सारी सूरत हाल के अंदर बड़ा हकीकत पसंदाना जायज़ा लेकर मैं फिर कहूँगा कि मेरे ख्याल के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो हुकूमत के ऊपर आयद होती थी उसके ऊपर बहुत कम बात की गई। हुकूमत को बेसिकली झंझोड़ना चाहिए था कि ये बैड गवर्नेंस की वर्स्ट तरीन सिचुएशन है इस वक्त मुल्क के अंदर, कि जब आपके रियासती सतून, अब हम इदारों की बात नहीं कर रहे, हम रियासती सतूनों की बात कर रहे हैं कि जब रियासती सतून आपस में टकरा रहे हों तो आपके रियासत का वजूद खतरे में पड़ जाता है। कि उस सूरत के अंदर जो इंतज़ामी सरबराह होता है या इंतज़ामिया होती है, वो मुल्क की उस वक्त तमाम चीज़ों की सरबराह हो रही होती है, वो जो रेगुलेटर होते हैं, जो कानून और आइन की जो है कि बालादस्ती को यकीनी बनाना होता है, वो सारे के सारे बिल्कुल खामोश रहे, तमाशाई बने रहे। कि मीडिया को उन चीज़ों के ऊपर आना चाहिए था कि इसके अंदर खराबियाँ कहाँ कहाँ के ऊपर हैं, फिर इनको इस्लाह कैसे की जा सकती है। लेकिन उसके अंदर बदकिस्मती हुआ ये कि मीडिया जो है कि वो भी कहीं कि मुझे नज़र आया कि वो भी फ्रीक बनता हुआ नज़र आ रहा था। बिल्कुल। अब ये जो सियासी सूरत हाल हुई है, तो मेरा ख्याल है कि इस सियासी सूरत हाल को अगर आप इज्तमाही तौर के अंदर चीज़ें मिक्स कर गई और ये जो सिर्फ इलेक्शन धांधली से निकल कर और चीज़ों के अंदर बन गया, तो फिर मैं समझता हूँ कि मीडिया जो है कि जिस रुख पे चल रहा है वो चलता रहेगा। लेकिन अगर ये सिर्फ पॉलिटिकल रिगिंग के ऊपर मामला रहा, तो फिर मेरा ख्याल है कि मीडिया का रोल जो है थोड़ा शायद डिफरेंट हो, जो हमने पिछले 1 महीने के अंदर देखा उससे शायद डिफरेंट हो थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां मेहमाननि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं, सुभाणे ताईं मूंखे ॾींदव इजाज़त। अल्लाह वही।